नमस्कार। आज हम शिक्षा और सीखने के तरीके पर एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक ऐसे मॉडल के बारे में बताते हैं जो पारंपरिक क्लासरूम की पूरी तस्वीर ही बदल देने का दावा करता है। बिल्कुल, इसे तक्षशिला मॉडल कहा गया है। और इसका लक्ष्य है छात्रों को सूचना उपभोक्ता से ज्ञान का निर्माता बनाना। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। बिल्कुल, और इसका आधार एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात पर टिका है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि पारंपरिक स्कूली शिक्षा छात्रों से लगभग 15,000 घंटे सिर्फ सुनने की उम्मीद करती है। 15,000 घंटे, ये आंकड़ा तो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हम अपने स्कूल के दिनों को याद करें तो ये बात काफी हद तक सच लगती है। जी, ज्यादातर समय तो हम बस सुन ही रहे होते थे। तो इस निष्क्रिय सुनने के विकल्प के तौर पर तक्षशिला मॉडल क्या पेश करता है? ये पढ़ाने को ज्ञान हस्तांतरण या नॉलेज ट्रांसफर से बदलता है और लेक्चर को ब्रेन पेज मेकिंग से। ब्रेन पेज मेकिंग। हाँ, इसका मतलब है कि जानकारी को सीधे दिमाग में डालने की कोशिश करने के बजाय छात्रों को ऐसे उपकरण दिए जाते हैं जिनसे वे जानकारी को खुद प्रोसेस करके एक तरह से अपने दिमाग के लिए एक पेज या नक्शा बनाते हैं। दिलचस्प है। ये पूरा सिस्टम लर्नोग्राफी या तक्षशिला न्यूरोसाइंस पर आधारित है, जो मानता है कि सीखना मुख्य रूप से एक मोटर और स्थानिक प्रक्रिया है। ये ब्रेन पेज मेकिंग शब्द बड़ा आकर्षक है, लेकिन जब एक छात्र ब्रेन पेज बनाता है तो वो असल में क्या कर रहा होता है? क्या वो कागज पर एक माइंड मैप जैसा कुछ बना रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि ब्रेन पेज बनाना किसी विषय का लेगो मॉडल बनाने जैसा है। ओके। आपको बना बनाया मॉडल नहीं दिया जाता, बल्कि आपको लेगो के ब्लॉक्स दिए जाते हैं और निर्देश दिए जाते हैं कि उन्हें कैसे जोड़ना है। मतलब छात्र खुद कुछ बना रहे हैं। हाँ, छात्र कागज पर विशेष फ्रेमवर्क का उपयोग करके जानकारी को संरचित तरीके से लिखते हैं, चित्र बनाते हैं और जोड़ते हैं। ये एक शारीरिक क्रिया है, हाथों का उपयोग करना, स्थानिक रूप से व्यवस्थित करना, जिससे दिमाग की मोटर सर्किट सक्रिय होती है। बिल्कुल। और ज्ञान सिर्फ याद नहीं रहता, बल्कि दिमाग में बन जाता है। ठीक है, तो हमने समस्या और समाधान की एक रूपरेखा समझ ली। अब उस छात्र की दुनिया में चलते हैं जिसे आप तक्षशिला वीर कह रहे हैं। जी, तक्षशिला वीर। जब वो इस सिस्टम में पहले दिन कदम रखता है तो उसका सफर कैसा दिखता है? वो एक कोरे कैनवस से ज्ञान का निर्माता कैसे बनता है? बहुत बढ़िया। इस सफर को स्रोतों में ज्ञानपीठ तक्षशिला लेवल्स के जरिए समझाया गया है। ये 6 स्तरों की एक यात्रा है जो लेवल 0 से शुरू होती है। और आपने कहा था कि ये साइकिल चलाना सीखने जैसा है? हाँ, बिल्कुल। लेवल 0 पर आप साइकिल के पुर्जे पहचानते हैं, पढ़ना, लिखना और ब्रेन पेज मैपिंग के बुनियादी नियम सीखते हैं। यानी तैयारी। जी, यहाँ लक्ष्य मस्तिष्क के दोनों हिस्सों के बीच एक मजबूत न्यूरल हाईवे बनाना है ताकि सूचना आसानी से आ जा सके। और एक बार जब बुनियादी बातें साफ हो जाती हैं तब असली राइड शुरू होती है। बिल्कुल। लेवल 1 को ज्ञान का मोटर पेडलिंग कहा गया है। ये वो चरण है जब आप किसी की मदद से या ट्रेनिंग व्हील्स के साथ पेडल मारना शुरू करते हैं। आप सक्रिय रूप से ज्ञान को अपने दिमाग में ले जा रहे हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे। सही। और लेवल 2 तक आते आते वो ट्रेनिंग व्हील्स हट जाते हैं। आप सीखने की बाइक को स्वतंत्र रूप से चलाने लगते हैं। ये तो बहुत तार्किक प्रगति लगती है, लेकिन ऊंचे स्तरों पर क्या होता है? क्या वे सिर्फ तेज साइकिल चलाना सीखते हैं या कुछ और भी करते हैं? यहीं पर यह मॉडल और भी दिलचस्प हो जाता है। लेवल 3 पर वे ज्ञान को एक संदर्भ से दूसरे में ले जा सकते हैं। ये असली रचनात्मकता का चरण है। अच्छा, मतलब सीखी हुई चीज को नई जगह इस्तेमाल करना। हाँ, और लेवल 4 पर वे एक टास्क मॉडरेटर या कह सकते हैं छोटे शिक्षक बन जाते हैं। अब वे न सिर्फ खुद बाइक चलाते हैं, बल्कि अपने साथियों को चलाना सिखाने में भी मदद करते हैं। और सबसे ऊंचा स्तर लेवल 5 वो क्या है? लेवल 5 रिसर्च स्कॉलर का है। ये एक तरह की PhD स्तर की मानसिकता है। तो अब आप एक नई तरह की साइकिल डिजाइन करने के बारे में सोच रहे हैं? आपने बिल्कुल सही समझा। आप नया ज्ञान खोजते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये सिस्टम याददाश्त नहीं मापता, बल्कि ये मापता है कि आपका दिमागी सर्किट ज्ञान बनाने और उसे इस्तेमाल करने में कितना कुशल हो गया है। ये जो लेवल 0 से 5 तक का सफर है, ये बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। जाहिर है कोई छात्र ये सब अकेले नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। तो क्या स्रोतों में बताया गया है कि उन्हें कौन से औजार दिए जाते हैं? यहीं पर शायद यूनिवर्सल नॉलेज बिल्डर्स की भूमिका आती है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
यूनिवर्सल नॉलेज बिल्डर्स या यूकेबीज इस मॉडल का दिल हैं। अच्छा। ये असल में 15 मानसिक औजारों या फ्रेमवर्क का एक सेट है जो जानकारी को दिमाग के समझने लायक प्रारूप में ढालता है। ये बिल्डर्स पारंपरिक शिक्षकों के मौखिक निर्देशों की जगह ले लेते हैं। तो असल में यहाँ सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पढ़ाने का काम इंसान से लेकर इन टूल्स को दिया जा रहा है। हाँ, एक तरह से। ये मॉडल मानता है कि ज्ञान के कुछ सार्वभौमिक स्ट्रक्चर होते हैं और अगर हम छात्रों को वो स्ट्रक्चर दे दें तो वे किसी भी विषय को खुद ब खुद बना सकते हैं। जी। ये तो सीखने की पूरी प्रक्रिया को ही उलट देता है। कुछ बिल्डर्स के उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे एक है डेफिनेशन स्पेक्ट्रम बिल्डर। ये किसी भी चीज की परिभाषा को स्पष्ट करता है कि वो क्या है, ये ज्ञान की नींव रखता है। ओके। फिर एक है फंक्शन मैट्रिक्स बिल्डर, जो ये बताता है कि कोई चीज कैसे काम करती है। ये किसी भी अवधारणा के व्यवहारिक पहलुओं को समझने में मदद करता है। एक मिनट, इसे थोड़ा और समझते हैं। तो ये ब्लॉक सॉल्वर नाम का एक और बिल्डर है। ये किसी बड़ी मुश्किल को छोटे छोटे सवालों में तोड़ने जैसा है। बिल्कुल सही। जैसे अगर किसी को एक कार का इंजन समझना है तो पहले ये समझो कि पिस्टन क्या है, फिर समझो कि स्पार्क प्लग क्या करता है, एक एक करके। ब्लॉक सॉल्वर ठीक यही काम करता है। ये जटिल विषयों को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ता है ताकि ब्रेन पेज बनाना आसान हो जाए। एक और नाम है हिप्पोकैम्पस बिल्डर। ये नाम तो सीधे सीधे मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस से जुड़ा लगता है। हाँ, ये उसी से प्रेरित है। ये बिल्डर जानकारी को एक मानसिक नक्शे की तरह व्यवस्थित करता है। गूगल मैप्स की तरह। हाँ, कह सकते हैं। इससे ज्ञान को याद रखना और उसमें नेविगेट करना आसान हो जाता है। ये ज्ञान को बिखरी हुई जानकारी के बजाय एक संगठित लैंडस्केप बना देता है। हाँ, एक मिनट रुकिए। एक नाम ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है। डार्क नॉलेज बिल्डर। हाँ, वो तो है। डार्क नॉलेज, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा नाम है। आमतौर पर हम ज्ञान को रोशनी से जोड़ते हैं। यहाँ अंधेरे से क्या मतलब है? ये बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है। डार्क नॉलेज उस छिपे हुए सहज ज्ञान को कहते हैं जो गहरे अभ्यास और अनुभव से आता है। अच्छा, मतलब वो ज्ञान जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हाँ, यह वह विशेषज्ञता है जो अपने आप काम करती है बिना सचेत विचार के। तो क्या ये उस तरह के ज्ञान की बात कर रहा है जो किसी अनुभवी मैकेनिक या बावर्ची में होता है, जो बता नहीं सकते कि वे सही निर्णय कैसे लेते हैं, बस ले लेते हैं? आपने एकदम सही समझा। यह बिल्डर उसी छिपे हुए विशेषज्ञ ज्ञान को उजागर करने, उसे समझने और उसे दूसरों को सिखाने लायक बनाने में मदद करता है। ये उस जादू को एक प्रक्रिया में बदलता है। तो ये सारे यूकेबीज अलग अलग काम करते हैं। इन्हें एक साथ लाने के लिए कोई सिस्टम भी होगा, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग वादक होते हैं लेकिन एक कंडक्टर सबको साथ लाता है। बेहतरीन उपमा है। क्या SOTIM नाम की कोई चीज वहीं काम कर रही है? हाँ, SOTIM का मतलब है स्पेस, ऑब्जेक्ट, टाइम, इंस्टेंस और मॉड्यूल। ये सीखने के माहौल और ज्ञान को व्यवस्थित करने का पूरा ढांचा या आर्किटेक्चर है। और ये दिमाग के काम करने के तरीके से मेल खाता है। जी, इसका काम ये पक्का करना है कि सीखने का पूरा तरीका हमारे दिमाग के नेचुरल काम करने के तरीके से मेल खाए। ठीक है, तो छात्र इन उपकरणों का उपयोग करके मिनिएचर स्कूलों में यानी छोटे छोटे समूहों में अपना ज्ञान खुद बना रहे हैं। ऐसे में शिक्षक की क्या भूमिका रह जाती है? यहीं पर एक और क्रांतिकारी विचार आता है, जीरो टीचिंग क्लासरूम बनाने का लक्ष्य। ये जीरो टीचिंग सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब है कि शिक्षक की कोई जरूरत ही नहीं है? नहीं। या उनकी भूमिका इतनी बदल गई है कि हम उसे टीचिंग कह ही नहीं सकते? ये तो एक कोच या जिम ट्रेनर जैसा ज्यादा लगता है। आपका जिम ट्रेनर वाला उदाहरण एकदम सटीक है। अच्छा, शिक्षक की भूमिका लेक्चरर से बदलकर टास्क मॉडरेटर या ज्ञान सूत्रधार की हो जाती है। सिस्टम खुद यानी यूकेबीज और संरचित किताबें सिखाने का काम करते हैं। तो शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं? जी, वे प्रगति की निगरानी करते हैं और जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करते हैं। सीखना पूरी तरह से छात्र केंद्रित हो जाता है। और स्रोत ये भी दावा करते हैं कि इससे बदमाशी जैसी सामाजिक समस्याएं भी कम होती हैं। हाँ, क्योंकि जब छात्र छोटे छोटे समूहों में, जिन्हें मिनिएचर स्कूल कहा जाता है, मिलकर किसी रचनात्मक काम में लगे होते हैं तो नकारात्मकता के लिए जगह कम बचती है। बिल्कुल, वे एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बल्कि सहयोगी बन जाते हैं। स्रोतों में एक वन डे वन बुक मॉडल का भी उल्लेख है। वो इसमें कैसे फिट होता है? ये एक गहन दृष्टिकोण है। एक बार जब शिक्षार्थी बुनियादी कौशल में महारत हासिल कर लेते हैं तो वे एक पूरे दिन के लिए एक ही विषय में गहराई से उतरते हैं। पारंपरिक टाइम टेबल के विपरीत, जहां हर 40 मिनट में विषय बदल जाता है। सही, और ध्यान बढ़ जाता है।
ये किसी विषय में पूरी तरह से डूब जाने जैसा है, जिससे गहरी समझ और एकाग्रता को बढ़ावा मिलता है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो इस तक्षशिला मॉडल और तक्षशिला वीरों का बड़ा वादा क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य एक सार्वभौमिक, मापनीय और मस्तिष्क के अनुकूल शिक्षा प्रणाली बनाना है। सार्वभौमिक मतलब कहीं भी इस्तेमाल होने वाली। हाँ, क्योंकि यूकेबीज को संस्कृति और भाषा से निरपेक्ष बनाया गया है। सैद्धांतिक रूप से एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया ज्ञान मॉड्यूल दुनिया में कहीं भी किसी के भी द्वारा उपयोग किया जा सकता है। और इसके जो स्नातक हैं, यानी तक्षशिला वीर, उनका भविष्य कैसा देखा गया है? उन्हें अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देखा जाता है। वे सिर्फ चीजें जानते नहीं, बल्कि वे ज्ञान का निर्माण करना जानते हैं। वे खुद यूनिवर्सल नॉलेज बिल्डर्स बन जाते हैं। जी, जो किसी भी जानकारी को क्रियाशील ज्ञान में बदलने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो या इंजीनियरिंग। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये सीखने की प्रक्रिया को ही व्यवस्थित करने का एक प्रयास है। और दावा है कि इससे सीखना तेज और गहरा होता है। तेज, गहरा और अधिक स्वायत्त, जिससे एक ऐसी कक्षा बनती है जिसे स्रोत में हैप्पीनेस क्लासरूम कहा गया है, जहां सीखना एक बोझ नहीं बल्कि एक आनंददायक और रचनात्मक प्रक्रिया है। ये वाकई एक बहुत ही व्यापक और महत्वाकांक्षी मॉडल है। ये न्यूरोसाइंस और मोटर साइंस के सिद्धांतों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया को पूरी तरह से फिर से परिभाषित करता है। और ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। ये केवल स्कूली शिक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि एक ज्ञान के साथ हमारे रिश्ते को भी पुनर्परिभाषित करने का प्रस्ताव रखता है। इससे एक विचार मन में आता है। स्रोतों में सीखने को ब्रेन पेज बनाने के रूप में वर्णित किया गया है। अगर ज्ञान कुछ ऐसा है जिसे हम सक्रिय रूप से बनाते हैं, जैसे कोई नक्शा या कोई उपकरण, तो सूचना के इस अंबार वाले युग में जानकारी के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदलता है? ये एक बड़ा सवाल है। खुद को सिर्फ एक सूचना उपभोक्ता के बजाय एक ज्ञान निर्माता के रूप में देखने से क्या हमारे अपने जीवन में सीखने के प्रति हमारा नजरिया बदल सकता है?